और दीक्षा भूमि में खड़े होकर के भाषण दे रहा हूं, जहां पर 22 प्रतिज्ञाओं में कहा गया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता और ईश्वर नहीं मानता, वहां तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी कार्ड काटो। आपसे पहले हम सब यही बातें करने आए हैं कि माना अंधेरा घना है, मगर नागराले साहब कह रहे हैं कि दिया जलाना कहां मना है। हम क्या उखाड़ पाएंगे, क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या बदल पाएंगे, मैं नहीं जानता। हम सब जो यहां बैठे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन मुर्दों की फहरिस्त में हम जिंदा हैं। अपनी तरफ उंगली करके खुद से सवाल पूछें कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं। चाहे ये वाला सत्ता पक्ष में चले जाए, चाहे ये वाला चला जाए, मुद्दा असली ये है कि हमें उनकी तरह पक्ष और विपक्ष अपना ही चाहिए कि मुद्दा हमारा हो, सत्ता पक्ष भी उसी पर बात करे और विपक्ष भी उसी पर बात करे। किसी व्यक्ति की जाति के नेता के बारे में क्रिटिसाइज करो, 15 मिनट के अंदर उसका जातिवाद फड़फड़ा के बाहर आ जाएगा। सामाजिक न्याय अपनी अपनी जाति के नेता में ढूंढोगे, सामाजिक न्याय नहीं आएगा। नागराले जी से एक बात में डिफर करता हूं, मोदी हमारा नहीं है लेकिन बीपी सिंह हमारा है। काम से तय होगा। अगर तुम पिछड़े वर्गों के हित में आवाज बुलंद नहीं कर पाते हो, तुम्हारी सरकार में रहते हुए जातिवार जनगणना नहीं हो पाती है, तुम माफ करिएगा, तुम जन्म से ओबीसी हो, कर्म से नहीं हो। जिस दिन लग जाए आप लोगों को कि नीरज पटेल को बुला के गलत सम्मान किया, 150 पोस्ट मेरे खिलाफ लिखो। जिस दिन लगे कि मिशन से भटक रहा हूं, ये जो व्यक्तिवाद की पूजा है इसी को बंद करना। अगर ये तस्वीर देखकर ही आदिवासी खुश होगा, ये तस्वीर देखकर ही मुस्लिम खुश होगा, ये तस्वीर देखकर ही ओबीसी खुश होगा, नहीं चाहिए ऐसा। नहीं चाहिए वो कार्यकर्ता जिससे मंच पर बुके ना दिलवाओ और वो नाराज हो जाए, नहीं चाहिए ऐसा कार्यकर्ता। कब तक ढोएंगे इस तरह के कार्यकर्ता? जब हम बहुजन मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम कर रहे हो तो किसी की भी नाराजगी की परवाह मत करिए। जो नाराज हुआ कि हमारा नाम मंच से नहीं बोला गया, हमें बुलाया नहीं गया, वो बाबा साहब का या मिशन का सिपाही है ही नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंदर अंदर हमारे कुछ भी खिचड़ी पकती रहे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम यही कहेंगे कि बिना हमारे मुद्दे उठाए हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। भाई बी टीम सड़कों पर टहल रही है, बी टीम हिमाचल प्रदेश में गुजरात में ड्रामा करते टहल रही है, तुम्हें किसने मना किया कि तुम ना टहलो? अरे मैं तो चाहता हूं विपक्ष ड्रामेबाजी करे, वो ड्रामेबाजी जो जनता के हित में है वो ड्रामेबाजी करो। सड़कों पे सो, लेट जाओ, फोटो खिंचवाओ, वायरल करो, यही तो चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। सामाजिक न्याय, अंबेडकरवाद और समाजवाद, सिंपल इस बात को कह दिया जाए कि ओबीसी समाजवादी हैं और एससी अंबेडकरवादी हैं। केवल इस बात से आपकी व्यक्तिगत तौर पर मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं तो ओबीसी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं और मैं समाजवादी भी हूं, मैं अर्जकवादी भी हूं। अगर आप क्लियर कट मंडलवाद की पिच पर, सामाजिक न्याय की पिच पर, अंबेडकरवाद की पिच पर खेलने लगिए, ब्राह्मणवाद की चूल्हे हिल जाएंगे। कि समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोरदेव जैसा कोई कैरेक्टर शिवाजी के जीवन में था ही नहीं। वो शिवाजी जिसके गुरु संत तुकाराम थे, जो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। वो शिवाजी जिसकी मां जीजाबाई थी, जो अपनी सेना में मावला यानी कि महार सैनिकों को भर्ती करती थी। हिम्मत है किसी की कि उसके बेटे का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से करे? तो जैसे एक चर्चा ये आती है कि कैसे तय करेंगे कि कौन व्यक्ति जातिवादी है कौन नहीं है। 15 मिनट किसी व्यक्ति की जाति के नेता के बारे में क्रिटिसाइज करो, तार्किक क्रिटिसाइज, गलत वाला नहीं, तार्किक ढंग से क्रिटिसाइज करो, 15 मिनट के अंदर उसका जातिवाद फड़फड़ा के बाहर आ जाएगा। और जब तक सामाजिक न्याय अपनी अपनी जाति के नेता में ढूंढोगे, सामाजिक न्याय नहीं आएगा। जो भी, जिस भी वर्ग का, जिस भी जाति का व्यक्ति अच्छा काम करे, खुले मन से, मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करो। सामाजिक न्याय का तकाजा यह है। अभी हो यह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो पटेलों का सामाजिक न्याय तब है जब अनुप्रिया पटेल सदन में कुछ बोले। नीरज भैया 2.5 साल पहले 2 मिनट की क्लिप में उन्होंने जातिवार जनगणना की बात की थी, तो सामाजिक न्याय की पुरोधा है। यादवों का सामाजिक न्याय तब है जब अखिलेश यादव 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट सामाजिक न्याय पे बोले, वो सामाजिक न्याय है। इसी तरीके से हर जाति वर्ग के लोगों ने अपना अपना सामाजिक न्याय ढूंढा। तो मायावती में सामाजिक न्याय खोजोगे, अखिलेश यादव में सामाजिक न्याय खोजोगे, रामदास अठावले में खोजोगे, तो सामाजिक न्याय आएगा कहां से?
जरूरी है कि सामाजिक न्याय हमारे जाति के नेता के ही अंदर कूट कूट के घुसा हुआ है? हम ये तय करें। एक बात और बड़ी अच्छी बात कही थी महमूद प्राचा जी ने, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कही। अब सवाल है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कैसे? होगा इसलिए नहीं क्योंकि जो गुलाम, मानसिक गुलाम सांसद और विधायक सदन में भेजे हैं वो आपकी जाति वाला है, तो जाति वाला तो पहले कन्नी काट लेगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट में हम शामिल नहीं होंगे, हमारा वाला है। तो उसी तरीके से नागराले जी से एक बात में डिफर करता हूं, मोदी हमारा नहीं है लेकिन बीपी सिंह हमारा है। यहां काम से तय होगा, जाति से तय नहीं होगा कि जन्म के आधार पर तुम अंबेडकरवादी हो गए। मैं अंबेडकरवादी हूं, बाबा साहब की संतान हूं, क्योंकि मैं 365 दिन अंबेडकरवाद जीता हूं। यह जन्म से तय नहीं होगा कि अखिलेश यादव ओबीसी है कि अनुप्रिया पटेल ओबीसी है या यहां बैठे मराठे में जो लोग कुनबी हो गए ओबीसी हैं। काम से तय होगा। अगर तुम पिछड़े वर्गों के हित में आवाज बुलंद नहीं कर पाते हो, तुम्हारी सरकार में रहते हुए जातिवार जनगणना नहीं हो पाती है, तुम माफ करिएगा, तुम जन्म से ओबीसी हो, कर्म से नहीं हो। जन्म वाले तो तमाम घूम रहे हैं, जन्म वाले ओबीसी, जन्म वाले एससी, जन्म वाले आदिवासी एसटी और जन्म वाले माइनॉरिटी तमाम हैं। लेकिन मुझे गर्व है इस बात की कि मैं ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा हूं जिन्होंने माना कि हमारी तरफ से चूकें क्या हुई। यही तो बड़ा दिल रखना है। अगर मैं मुस्लिमों के बारे में 15 मिनट नेगेटिव बोलूं, उसका वो इंपैक्ट नहीं आएगा जो पासा जी के बोलने से आएगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि तारीफ और क्रिटिसाइज एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छे काम की तारीफ और जैसे ही बुरा काम करे तुरंत मन से खट्टे से नीचे उतार दो। जिस दिन लग जाए आप लोगों को कि नीरज पटेल को बुला के गलत सम्मान किया, 150 पोस्ट मेरे खिलाफ लिखो। जिस दिन लगे कि मैं सन से भटक रहा हूं, यह जो व्यक्तिवाद की पूजा है इसी को बंद करना है। यह भावनाएं जो छोटी छोटी चीजों पर आहत होती है, इसी को बंद करना है। पासा साहब इस बात के गवाह हैं। मुझसे कहा गया कि इनमें से किसी तस्वीर पर कहा गया कि फूल चढ़ा दो। राहुल भाई कहते हैं कि ये सब जिंदा हैं, तो जिंदा पे तो माला चढ़ाई नहीं जाती फोटो पे, तो फिर क्या चढ़ा रहे हो? अगर ये हमारे कामों में जिंदा हैं, हमारे दिल में जिंदा है, हमारे मिशन में जिंदा है, तो माला मत चढ़वाओ, मेरा अनुरोध है। मैं ना माला खुद को चढ़वाता हूं ना चढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक मेरी नजर में है नहीं। अगर यह तस्वीर देखकर ही आदिवासी खुश होगा, यह तस्वीर देखकर ही मुस्लिम खुश होगा, यह तस्वीर देखकर ही ओबीसी खुश होगा, नहीं चाहिए ऐसा। नहीं चाहिए ऐसा जो ये देख के खुश होता है। नहीं चाहिए वो कार्यकर्ता जिससे मंच पर बुके ना दिलवाओ और वो नाराज हो जाए। नहीं चाहिए ऐसा कार्यकर्ता। कब तक ढोएंगे इस तरह के कार्यकर्ता? एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि माला नहीं डलवाई। भाई जिंदा लोग हैं हम लोग, माला नहीं डलवाई, बहुत धन्यवाद। बैज नहीं लगवाया, इसका और धन्यवाद। एक काम और कर देते कि ये बुके फोके ना देते, किताब पकड़ा देते बाबा साहब की, तो और बढ़िया रहता। कोई आवश्यकता नहीं इस फिजूल खर्ची की, समय बर्बादी की। जितनी देर में इस चीजों में समय लगा उतनी चीजों में एक वक्ता और बोल देता। जब हम बहुजन मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम कर रहे हों तो किसी की भी नाराजगी की परवाह मत करिए। जो नाराज हुआ कि हमारा नाम मंच से नहीं बोला गया, हमें बुलाया नहीं गया, वो बाबा साहब का या मिशन का सिपाही है ही नहीं, वो धोखा दे रहा है आपको। क्योंकि मिशन और मूवमेंट में पद खत्म हो जाता है और विचारधारा बड़ी हो जाती है। अब विषय पर आता हूं। पासा जी ने एक बात कही, दो बातों पर थोड़ा सा उनसे भी अनुरोध करूंगा। पहली बात तो इस बात से उनके बिल्कुल सहमत होते हुए दोनों लोगों से कि मुस्लिम एक समय में वोट बैंक हुआ करते थे, अब वोट बैंक भी नहीं रह गए हैं। एक समय में उनका तुष्टीकरण होता था, अब तुष्टीकरण करने लायक भी नहीं रह गए। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह जो मंचों से हम कह देते हैं कि हम तो वोट दे ही नहीं सकते उस तरफ, जो ये ऐलानिया आप कह देते हो ना, तो वो कहते हैं कि कुछ भी ना बोलो इनके लिए, चाहे बुलडोजर चल जाए, पेट्रोल पंप गिर जाए, घर गिर जाए, इनकी गुमटी हटवा दी जाए, लेकिन ये तो उसके विरोध में खड़े ही हैं। मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक मंच से यह ना कहा जाए कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। जब तक तुम हमें हमारे समर्थन के बराबर, हमारे संघर्ष के बराबर हिस्सा नहीं दोगे, तब तक हम मुफ्त में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यह भी एहसास कराना होगा विपक्ष को। जैसे आपने आरपीआई का उदाहरण दिया, यही हाल उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ है, यही बिहार की हर जगह की पार्टियों के साथ है। खतरनाक हो जाती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंदर अंदर हमारे कुछ भी खिचड़ी पकती रहे,
लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम यही कहेंगे कि बिना हमारे मुद्दे उठाए हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अभी मुझसे जस्ट पहले तुमराम साहब बोल रहे थे, एक बात उनकी काबिले गौर है, भले ही उन्होंने ये कह दिया कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन सहमत हूं इस बात से कि राहुल गांधी या कांग्रेस, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, एक आरएसएस की टीम है, आरएसएस की बी टीम है, सब बातों से सहमत। अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहा गया सारी बातों से सहमत। लेकिन जो बी टीम नहीं है, तो तुमको किसी डॉक्टर ने मना किया है कि घर से बाहर ना निकलो? भाई बी टीम सड़कों पे टहल रही है, बी टीम हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में ड्रामा करते टहल रही है, तुम्हें किसने मना किया कि तुम ना टहलो? मैं चाहता हूं ऐसा विपक्ष, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार ये राजनीतिक स्टंट के लिए ड्रामेबाजी ने कर दी। अरे मैं तो चाहता हूं विपक्ष ड्रामेबाजी करे, वो ड्रामेबाजी जो जनता के हित में है वो ड्रामेबाजी करो, सड़कों पे सो, लेट जाओ, फोटो खिंचवाओ, वायरल करो, यही तो चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। अभी हो ये रहा है नागरालय साहब, दिक्कत कहां आ रही है, हो ये रहा है कि जितने यहां लोग बैठे हुए हैं इतने तो हमें लगता सब बीजेपी के विरोध में है, कोई समर्थन में है क्या? तो अब सवाल यह है कि इन लोगों को हम समझाने आए नहीं हैं, इन लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये लोग किसी अन्य को समझाएं। तो हो यह रहा है कि कड़ी वहीं ब्रेक हो जा रही है। जितने लोग जागरूक लोग हैं वो इस कार्यक्रम में रहेंगे, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम नागपुर में होगा, वही लोग रहेंगे, तीसरा कार्यक्रम होगा, वही लोग रहेंगे। वो जो ट्रांसफर करने वाली पद्धति है, जो मुंह से माउथ पब्लिसिटी करने वाली पद्धति है, वो गायब है हम लोगों से। हम लोग भोंपू नहीं बन पाते हैं, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि पान की दुकान पे खड़े हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, एक सुर में अपनी कथा का बखान करना है, एक सुर में, ये बिना सोचे हुए कि बगल में कौन बैठा है। नफरत वाली बात नहीं बोलनी है, लेकिन यह कहना है कि यार सरकार समझ में नहीं आ रहा लेटरल एंट्री क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा, बताओ यार, इतना मेरिट की बात करते थे ये लोग, इनको आरक्षण पकड़ा दिया, कहां घुस गई मेरिट? अपने मुद्दों की बात करनी है। जब ईडब्ल्यूएस की बात आए तो आपको तर्क देना है कि हम गरीबों के खिलाफ नहीं हैं, और हकीकत है वैसे तो आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन तुमने बना दिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो अगर ईडब्ल्यूएस से अगर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा फैसिलिटेट, और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि एक जाति विशेष उसमें सबसे ज्यादा लाभ ले रही है, तो अगर आप तर्क दीजिए कि अगर सरकारों को लगता है कि इनकी गरीबी सरकारों की देन है, देखिए अंतर समझिए, ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण इसलिए मिला क्योंकि वो नहीं बढ़ पाया इस सामाजिक ताने बाने की वजह से, सामाजिक विषमता की वजह से, असमानता की वजह से, लेकिन सवर्ण असमानता की वजह से उसके साथ दिक्कत नहीं हुई, सरकारी नीतियों की वजह से नहीं बढ़ पाया। अगर नहीं बढ़ पाया तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तुम तो जन्म से एक विशेष और विशेष क्वालिटी लेकर के पैदा हुए थे। तो अगर गरीबी तो दूर करनी है तुम्हारी, तो जो मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए तुम्हारे अपने भाई दबा के बैठे हैं, हम नहीं दबाए हैं, कोई ओबीसी एससी का पंडा नहीं बैठा है किसी मंदिर में, जो तुम्हारे ही भाई मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए कमा करके बैठे हैं, मोदी सरकार के हाथ जोड़ के गुजारिश है निकलवाओ और गरीब ब्राह्मणों में बांट दो। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तुम जो अपने मित्रों को, अडानी को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाए चले जा रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उसका माल जब्त करो और गरीब ब्राह्मणों में बांट दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गरीबी उन्मूलन करो। लेकिन तुम हमारे हिस्से से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ दिलवाओगे और हमसे यह उम्मीद करोगे कि हम धरती के मीलॉर्ड्स पर, तथाकथित धरती के मीलॉर्ड्स पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बात की इजाजत वही बाबा साहब का संविधान हमें देता है कि हम धरती के इन तथाकथित मीलॉर्ड्स के जातिवाद पर सवाल उठाएं, क्योंकि वो जो लागू हुआ है वो जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका ने अपने जाति, वंश, परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। हम जब उनके मुद्दे पर अपना मुद्दा ठोक देंगे उसी दिन उनकी पराजय हो जाएगी, लेकिन हम सब उनके पीछे पीछे टहल रहे हैं। कैसे? उदाहरण देता हूं, विपक्ष की बात हो रही है यहां पर कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस दौर में, जब लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई है, जब लोग कह रहे हैं कि तार्किक लोग बढ़ गए हैं, विज्ञानवादी लोग बढ़ गए हैं, जब मंचों पर कार्यक्रम ज्यादा होने लगे हैं, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो असंवैधानिक बात करे? असंवैधानिक इसलिए
क्योंकि देश के संविधान की मूल भावना में ही पंथ निरपेक्ष और सेकुलर स्टेट की अवधारणा है। तो वो अरविंद केजरीवाल अगर कह रहा है कि नोट पर गणेश लक्ष्मी लगने चाहिए तो असंवैधानिक है, किसी धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं हो सकता। लेकिन अगला सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल पर तो सवाल उठा दिया। सवाल यह है कि वो कह कैसे रहा है ये बात। सवाल यह है कि सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो कहे कि शिवाजी ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। परसों का स्टेटमेंट। कैसे हिम्मत पड़ जाती है, कैसे हिम्मत पड़ जाती है भगत सिंह कोश्यारी की ये कहने की कि अब शिवाजी की जरूरत नहीं है, नितिन गडकरी ही अब शिवाजी हैं। क्यों हिम्मत पड़ जाती है? तो 2 तरीके हैं, या तो इनको क्रिटिसाइज करो या उसका कारण ढूंढो। उसकी हिम्मत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उसको पता है कि इस तमाम सारे विपक्ष में स्टालिन को छोड़ करके, स्थापित पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो स्थापित नहीं है उनमें तमाम लोगों ने उन सब बातों का विरोध किया, तमाम लोग करते भी हैं। लेकिन स्थापित दलों में जिनके 5 या 6 से ज्यादा विधायक या सांसद हैं, ऐसे स्थापित दलों में पूरे देश में किसी भी नेता की स्टालिन के अलावा हैसियत नहीं है जो इस बात पे सवाल उठा दे कि गणेश लक्ष्मी की बात करना असंवैधानिक है। इसलिए वो लोग खुले मन से ये बात कह देते हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि नीरज भाई धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, मैं सहमत हूं कि धीरे धीरे होगा, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन टोकना पड़ेगा, लेकिन कचोटना पड़ेगा। किसी को जब तक आपकी बात सुनकर के बुरा नहीं लगेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। दूसरे को जब तक संतुष्ट करते रहोगे कि यहां बैठे हुए तमाम सारे लोग मेरी बातों पर ताली बजाएं, तब तक नहीं होगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक बात से केवल आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, नागराले साहब से, केवल एक बात से, कि सिंपल इस बात को कह दिया जाए कि ओबीसी समाजवादी हैं और एससी अंबेडकरवादी हैं। केवल इस बात से आपकी व्यक्तिगत तौर पर मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं तो ओबीसी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं और मैं समाजवादी भी हूं, मैं अर्जकवादी भी हूं। ये मतलब क्लियर कट नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि किसको समाजवादी कहोगे आप? समाजवाद की तो पहली अवधारणा यही थी कि माल कमा के नहीं रखना है। फटे कुर्ते वाले, कर्पूरी ठाकुर वाले समाज सेवी कहां ढूंढोगे आप? आज वाले समाजवादियों की शुरुआत ही लग्जरियस 7 स्टार होटलों से होती है। तो वो तो शब्द सब गौड़ हो गए, लेकिन फिर भी इस सद्भावना के साथ कि आपने एक अच्छी नीयत, महत्वपूर्ण होती नीयत, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं समझ में आई मुझे व्यक्तिगत तौर पर, इसलिए आपकी इस नीयत का सम्मान करता हूं और इस बात को आपकी पूरे देश में आगे बढ़ाऊंगा कि पक्ष और विपक्ष हमें हमारा ही चाहिए। इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि इस तरफ से भी हमारी बात आए और इस तरफ से भी बात आए। अभी हम दूसरों की पिचों पर खेल रहे हैं। अगर वो राम मंदिर की बात करते हैं तो हमारी तरफ वाले कृष्ण मंदिर की बात करते हैं। वो अगर ब्रह्मा की बात करते हैं तो हमारे वाले हाथ में तलवार ले लेते हैं, कोई फरसा पकड़ लेता है, कोई गणेश की सूंड पकड़े घूम रहा है। तो दिक्कत यह है कि हम उनके पिच पर खेल रहे हैं। अगर आप क्लियर कट मंडलवाद की पिच पर, आप क्लियर कट सामाजिक न्याय की पिच पर, आप क्लियर कट अंबेडकरवाद की पिच पर खेलने लगिए, ब्राह्मणवाद की चूलें हिल जाएंगी। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी की हैसियत है कि एमके स्टालिन को हराने के लिए तमिलनाडु में जाकर के राम मंदिर की बात करे? हैसियत है किसी की? नहीं, हिम्मत है, क्योंकि सामने जो शख्स खड़ा है उसने लकीर खींच दी है कि यहां पेरियार की बात किए बिना काम चल ही नहीं सकता। अपनी लकीर को लंबा खींचना है, दूसरी लकीर को छोटा नहीं करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि माउथ पब्लिसिटी का। मैं जब फ्लाइट में आ रहा था तो मेरे बगल में एक महिला बैठी थी। मैंने जानबूझ के उनको अपनी तरफ कार्ड बढ़ा दिया। मैंने कहा अभी 2 मिनट के इनकी भाषा में समझ में आ जाएगा कि अपने वाले हैं कि दूसरे वाले हैं। 2 मिनट में समझ में आ गया। उनको कार्ड देख के कष्ट हो गया। ये मून तो वही वाले हैं, नागराले वही वाले हैं। तो हमने कहा हम भी वही वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हमसे, आप जा रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जरूर वहां मुख्यालय देखिएगा नारंगियों का। तो हमने कहा कि नागपुर में ही है क्या? तो अरे बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता? हमने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। हमने कहा दीक्षा भूमि पता है कि नागपुर में है। मतलब हम खुद उनकी पब्लिसिटी करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मंच मुझे इतना अच्छा लगा। सबके दिल बड़े हैं यहां। राहुल भाई ने बोला, दिल बड़ा किया उन्होंने, ये इनकी बात करे, वो उनकी बात करे, यही तो करना है। प्राचा साहब बोल के गए, पासा साहब बोल के गए, तो तुमराम साहब बोल के गए। ये बात सब ने कही कि सब ने अपने अपने बड़े दिल दिखाए और सब ने अपने अपने समाज के नकारेपन पर कुठाराघात किया। यही तो चाहिए हमें।
हमारे 1.5 घंटे के भाषण में उनका प्रचार होना ही नहीं चाहिए वो कितने मजबूत हैं। हम तो ये बताएं कि हम कितने मजबूत हैं। एक बात और आई कि शाहीन बाग पर हम लड़ाई जीते, एक बात और आई कि किसान आंदोलन में हम लड़ाई जीते। इस दौर में जिस समय कहा जा रहा है कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम दिखने से फायदा है, उस समय आप शाहीन बाग की लड़ाई क्यों जीते? यह सवाल होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सिर्फ इतने दिन का आंदोलन होने की वजह से जीते? अगर बीजेपी वाले चाहते, क्रूर लोग हैं ही हैं, चाहते कब का रौन देते। लेकिन मुझे जो छोटी मोटी समझ है, मेरी मुझसे ज्यादा समझदारी वाले लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मेरी मोटी समझ में यह आया कि जब मुस्लिम, समझिएगा, अपने भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं, जब मेरे भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने रोजगार के लिए लड़ते हैं, अपनी शिक्षा के लिए लड़ते हैं, तो संपूर्ण बहुजन का उनको साथ मिलता है और यहीं से सरकार की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब मेरे भाई धर्म के लिए लड़ते हैं, तब सामने बैठे हुए लोगों को फायदा हो जाता है। इसलिए जब धर्म के लिए लड़ते हो तो उनके लिए कुचलना आसान हो जाता है, जब अधिकार के लिए लड़ते हो तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए भाइयों से निवेदन करता हूं अपने कि ये जो दौर है, इस दौर में धर्म निजी विषय है। आप मानते हो कि नहीं मानते, मैं खुला बोलता हूं कि मैं नास्तिक हूं। आप मानिए, आपकी इच्छा है, मैं आपको अपने जैसा बनाने नहीं आया, आपकी इच्छा है। लेकिन धर्म निजी विषय है, घर तक सीमित रखिए। धर्म जब सड़क पर उतर जाता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने लगता है, चाहे जय श्री राम वाला हो, चाहे अल्लाह अकबर वाला हो, ये दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हैरत देखिए कि इस सरकार के आने से पहले वो बेचारे हनुमान जी, जिनको दलित बता दिया था, वो बेचारे हनुमान जी इन सत्ताओं के आने से पहले बड़े सीधे साधे टाइप के थे। पुरानी तस्वीरें देखो, ऐसे चरणों में बैठे रहते थे बेचारे, और अब किसी भी फोटो के पीछे तस्वीर देखो, गुस्से में रहने लगे हैं। इन सरकारों से पहले राम राम हमारे बड़े सीधे साधे थे, भैया राम राम जी, राम राम सा, राम राम सा। जाटलैंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब लोग कहते हैं भाई राम राम सा, राम राम सा, बड़े सीधे साधे थे। लेकिन इनकी सरकारों के बाद राम भी गुस्से में रहने लगे, जय श्री राम। मतलब भावनाएं आहत होती हैं केवल हमारी बातों पे, और जो तुम्हारे खुद के भगवानों की ऐसी तैसी मार दे रहे हैं। कुल मिलाकर के आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि कुछ नहीं होगा इस तरह की मीटिंगों से, मन से निकाल दीजिए, कुछ ना हो। इस मन से यह तो तय करिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जिनको लगता है कि 2024 में बिना सामाजिक परिवर्तन हुए छद्म रूपी आप सत्ता बैठा देंगे, उससे परिवर्तन हो जाएगा, मैं उसमें भी साथ हूं, मैं हर चीज में साथ हूं। मैं जय मूल्यवासी बोलो, मैं जय मूल्यवासी बोल दूंगा। आप कहोगे नहीं भैया जय भीम से काम चलेगा, हम जय भीम बोल देंगे। आप कहोगे नहीं जय मंडल से काम चलेगा, हम जय मंडल बोल देंगे। आप कहोगे नमो बुद्धाय बोलना पड़ेगा, हम नमो बुद्धाय बोल देंगे। हम बहुजन मूवमेंट का जय फातिमा से लेकर के उल गुलान, इनकलाब जिंदाबाद सब कुछ बोल देंगे, बस नफरत वाला जय जय श्री राम नहीं बोलेंगे। हम सबको यह तय करना पड़ेगा। जहां बड़ा दिल दिखाने की बात आ रही है, एक बड़ी समस्या है संगठनों में, नीरज भाई, यह किए बिना काम नहीं चलेगा, यह किए बिना काम नहीं चलेगा। अरे जो तुम्हें समझ में आ रहा वही कर लो यार। जो किए बिना नहीं चलेगा तो तुम शुरुआत कर दो कि नहीं चलेगा। किसी ने रोका है क्या? किसी ने मना किया है क्या? छोटी छोटी दिक्कतों को, छोटी छोटी तकलीफों को दिल से निकाल करके बाहर रखो, नाक छोटी कर लो, दिल इतना बड़ा कर लो, परिवर्तन दिख जाएगा। शिवाजी की बात हो रही थी, हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इसी वजह से शिवाजी बहुजन प्रतिपालक न बनकर के हिंदू हृदय सम्राट बन के रह गए। शिवाजी और जीजाबाई छीन लिए गए हमसे, और जब ये समझ लेते हैं कि फलाने महापुरुष पर हम अतिक्रमण नहीं कर सकते तो उसको दूसरे ढंग से छीन लेते हैं। जैसे जिसको यह नहीं पता कि कबीर का जन्म किस सन में हुआ था, उसको पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब तुम्हारा व्यक्ति महान कैसे? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए महान। शिवाजी महान कैसे? तो उनके साथ दादाजी कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास जैसे दो आइटम जोड़ दिए। आप लोग महाराष्ट्र से हैं, आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चला था, जहां जहां मूर्ति थी दादाजी कोंडदेव की सब तोड़ दी गई थी। मामजी देशमुख नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोंडदेव जैसा कोई कैरेक्टर शिवाजी के जीवन में था ही नहीं। वो शिवाजी जिसके गुरु संत तुकाराम थे, जो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे,
वो शिवाजी जिसकी मां जीजाबाई थी, जो अपनी सेना में मावला यानी कि महार सैनिकों को भर्ती करती थी और सेना में शामिल होने वाले हर सैनिक को मावला कहा जाता था, हिम्मत है किसी की कि उसके बेटे का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से करे? लेकिन आपने नहीं लिखा तो वो लिख गए। हिम्मत नहीं थी किसी की कि उस समय ऐसा कर दे, लेकिन आपने नहीं लिखा, आपने कलम नहीं पकड़ी, तो जिसने कलम पकड़ी उसने आपका इतिहास बदल करके रख दिया। जब ये समझ लेते हैं कि आपके किसी व्यक्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे बुद्ध को खत्म नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा विष्णु का अवतार। और एक चीज और निवेदन करना जरूरी है, क्योंकि हम सब पूजने की परंपरा में पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, जब तक हम पूजने की परंपरा में रहेंगे तब तक इन लोगों के लिए हम लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। क्यों? आप चाहते हो ना कि बाबा साहब की बात हो। इसी नागपुर हेडक्वार्टर में ये लोग बाबा साहब का मंदिर बनवा देंगे, कुछ दिन बाद देख लीजिएगा, 100% बनवा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ऊदा देवी पासी की शहादत से मतलब नहीं है, ऊदा देवी पासी के नाम पर बिल्डिंग से मतलब है, ऊदा देवी पासी की मूर्ति से मतलब है, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की क्रांति से मतलब नहीं है। जो आज जो बहुजन मूवमेंट अपने आप को करने वाले लोग कह रहे हैं पार्टियां कि हमने बिल्डिंगों के नाम रखे, वही सब ये करने लगे हैं। इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। अगर वो हमसे एक स्टेप आगे चढ़ रहे हैं तो हम एक स्टेप आगे चले कि हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि बिल्डिंगों में नाम नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए। जितनी ऊंची मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति ऊंची पता क्यों लगाई गई? पता है? इसलिए ऊंची लगाई गई क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति से चढ़ करके बहुत दूर दूर का पटेल वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए ऊंची लगाई गई। कई राज्यों तक फैला हुआ है ना, इसलिए ऊंची लगाई गई। उनको पता है कि जमीन छीन लो, हक छीन लो, नौकरी छीन लो, मूर्ति पकड़ा दो। तो हम अगर अपने कार्यक्रमों से मूर्ति वाला सिस्टम खत्म कर देंगे तो ये संदेश चला जाएगा कि हम बाबा साहब को, शिवाजी को, साहू जी महाराज को, ज्योतिबा फूले को अब मूर्तियों में नहीं खोज रहे हैं, किताबों में खोज रहे हैं। बस यही अनुरोध आप लोगों से करना था। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उन्गलान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।